In pediatrics, let's discuss the management of low birth weight babies. So लो बर्थ वेट बेबीज़ होते क्यों है? दो रीजंस की वजह से होते हैं. डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसका रीज़न होता है प्री टर्म बेबीज़, एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेनली इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन की वजह से स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबीज़ होते हैं, दैट इज़ लो बर्थ वेट बेबीज़. एंड इनकी केयर क्यों इंपॉर्टेंट होती है? मेन प्रॉब्लम जो होती है लो बर्थ बेबीज़ की वो होती है हाइपोथर्मिया. तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट होती है इनकी केयर. एंड टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है? नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है. एंड जो लिया जाता है ये टेम्परेचर बॉडी में, वो मेज़र किया जाता है एक्सिला से, एंड एक्सिला को ड्राई होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 3 मिनट तक थर्मोमीटर वहाँ पे रखा जाता है मेज़र करने के लिए. देन हीट लॉस का मैकेनिज़्म क्या होता है इन चिल्ड्रन में? तो फर्स्ट तो कंडक्शन होता है सरफेस पे, जिस पे बेबी लाई करता है उस सरफेस पे कंडक्शन होता है, तो उसकी वजह से हीट लॉस होता है. सेकेंड, इवेपोरेशन की वजह से हीट लॉस होता है. देन थर्ड, कन्वेक्शन की वजह से हीट लॉस होता है, दैट इज़ एयर करेंट की वजह से. देन फोर्थ, रेडिएशन की वजह से हीट लॉस होता है, यानी कि रूफ या वॉल्स जो होती है रूम की उस पर रेडिएट कर रही होती है बेबी की जो बॉडी की हीट है वो. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म इन सब में जो होता है वो होता है रेडिएशन का. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट जो होती है वो हीट लॉस की वो हेड होती है, क्योंकि इसका मैक्सिमम बॉडी सरफेस एरिया होता है, एंड इसलिए हेड को कवर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. देन लो बर्थ वेट बेबीज़ जो है वो हाइपोथर्मिया के लिए प्रोन क्यों होते हैं? तो इनमें टर्म बेबीज से कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो इनको प्रोन बनाते हैं हाइपोथर्मिया के लिए. तो फर्स्ट रीज़न ये होता है कि हेड का जो बेस बॉडी सरफेस एरिया है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू द टर्म बेबी. देन सेकेंड, इनका पोस्चर जो होता है वो एक्सटेंशन का होता है लो बर्थ वेट बेबीज़ का, और जबकि टर्म बेबी का फ्लेक्शन पोस्चर होता है. देन थर्ड डिफरेंस ये है कि लेस अमाउंट ऑफ ब्राउन फैट होता है इनमें, जबकि टर्म बेबी में हाई ब्राउन फैट मिलता है. देन फोर्थ डिफरेंस ये बॉडी फैट कम होता है, इसलिए लेस इंसुलेशन प्रोवाइड होता है इनको, जबकि टर्म बेबी में बॉडी फैट हाई अमाउंट में होता है. देन फिफ्थ डिफरेंस है स्किन ज़्यादा परमिएबल होती है लो बर्थ वेट बेबीज़ की, जबकि टर्म बेबीज़ की स्किन परमिएबिलिटी कम होती है, स्किन परमिएबिलिटी. देन हीट प्रोडक्शन के सोर्सेज क्या होते हैं जिससे कि बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, बेबी की बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है जिससे. तो फर्स्ट ये है कि फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करता है बेबी, तो उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होता है. देन सेकेंड, कोल्ड के टाइम पे स्ट्रेस होता है बॉडी में, तो उससे सिंपैथेटिक सर्ज आता है, एंड ब्राउन फैट जो रहता है वो सिंपैथेटिक सर्ज को प्रोड्यूस करता है. तो वाइट या यूजुअल एडिपोसाइट एंड ब्राउन एडिपोसाइट में क्या डिफरेंस होता है? तो वाइट एडिपोसाइट जो है उसमें बिग फैट वैक्यूल होता है, जबकि ब्राउन एडिपोसाइट में कुछ स्पेशलिटीज़ होती है. वो क्या है? उनमें तो स्मॉल फैट वैक्यूल्स होता है एक, तो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट रहता है जो कि यूजुअल एडिपोसाइट में नहीं रहता है, और थर्ड उसमें वेस्कुलैरिटी ज़्यादा होती है, एंड फोर्थ इनोवेशन भी उसका ज़्यादा होता है, सिंपैथेटिक इनोवेशन. तो ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करती है सिंपैथेटिक सर्ज को प्रोड्यूस करने में. तो नेक्स्ट नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है. तो ये एक्चुअल में प्रोड्यूस कैसा होता है? ब्राउन फैट ही इसमें हेल्प करता है. तो लोकेशन क्या होता है? ब्राउन फैट कहाँ पाया जाता है? मोस्ट कॉमनली ये नेप ऑफ नेक में पाया जाता है. उसके अलावा ये इंटरस्कैपुलर रीजन में पाया जाता है, एक्सिलरी ग्रोइन में पाया जाता है, एंड पेरिरीनल रीजन में पाया जाता है. देन मैकेनिज्म क्या होता है हीट प्रोडक्शन का? तो नॉर्मली क्या होता है, फैट का ऑक्सीडेशन होता है और फिर फॉस्फोराइलेशन होता है. एंड कोल्ड के टाइम पे क्या होता है, ब्राउन फैट जिसमें इन्वॉल्व है, तो कोल्ड के टाइम पे अगर स्ट्रेस होता है तो सिंपैथेटिक सर्ज प्रोड्यूस होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, और वो नॉर एपिनेफ्रिन को एक्टिवेट करता है. फिर नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो इनहिबिट करता है ऑक्सीडेशन से फॉस्फोराइलेशन होने के प्रोसेस को इनहिबिट करता है वो, एंड उसकी वजह से अनकपलिंग हो जाती है एंड हीट जनरेशन होता है. फिर तो इसको फिर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें विदाउट द शिवरिंग हीट प्रोडक्शन होता है.
देन हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है, ये टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाता है तो वो हाइपोथर्मिया होता है। एंड इसका क्लासिफिकेशन क्या है, फर्स्ट है कोल्ड स्ट्रेस, तो ये 36 to 36.4 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं। इसमें हैंड्स और फीट कोल्ड हो जाते हैं एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो वार्म रहती है। देन सेकेंड है मॉडरेट स्ट्रेस, तो इसमें 32 to 36 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। एंड थर्ड सिवियर स्ट्रेस है, तो इसमें लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। इन दोनों में ही मॉडरेट एंड सिवियर स्ट्रेस में एंटायर बॉडी जो है वो कोल्ड रहती है। देन प्रिवेंशन कैसे किया जाता है हाइपोथर्मिया का, अगर बेबी स्टेबल है तो टर्म बेबी को कवर करता है, पूरा बेबी को कवर करता है, स्पेशली हेड को कवर करता है। एंड अगर बेबी प्री टर्म है तो फिर कंगारू मदर केयर दी जाती है। उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक तो पोजीशन होता है, दूसरा फीडिंग एंड तीसरा अर्ली डिस्चार्ज होता है। तो फर्स्ट पोजीशन के अंदर क्या आएगा, अपराइट एंड या वर्टिकल पोजीशन रहती है। फेस जो है बेबी का वो टर्न रहता है एक साइड पे। देन लेग्स जो है वो फ्रॉग लेग पोस्चर शो करते हैं, मतलब हिप और नी दोनों फ्लेक्स्ड रहेगा। देन सेकेंड फीडिंग जो है तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है। देन थर्ड अर्ली डिस्चार्ज होता है, केयर की वजह से वो जल्दी ठीक हो जाता है बेबी एंड अर्ली डिस्चार्ज मिल जाता है। देन ड्यूरेशन क्या होता है कंगारू मदर केयर का, तो वैसे तो कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है, इसका कोई मैक्सिमम ड्यूरेशन एज सच कोई डिसाइडेड नहीं है, कितने भी ड्यूरेशन तक दिया जा सकता है। इवन मदर सो सकती है कंगारू मदर केयर करते हुए, बट शॉर्ट ड्यूरेशंस को अवॉइड करना चाहिए। 1 आवर पर सेशन जो ड्यूरेशन होता है वैसा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिपीटेड हैंडलिंग होती है तो उसकी वजह से हाइपोथर्मिया हो सकता है। देन कंगारू मदर केयर को स्टॉप कब किया जाता है, जब टर्म गेस्टेशन आ जाए, मतलब प्री टर्म से टर्म हो जाए बेबी, एंड या फिर वेट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5 kg हो। तो कंगारू मदर केयर स्पेशली कब इम्पॉर्टेंट होती है, लो बर्थ वेट में एंड प्री टर्म में। देन कंगारू मदर केयर ऑलवेज स्टार्ट की जाती है हीमोडायनेमिकली स्टेबल बेबी में, तो स्टेबल होगा तभी करना है। अनस्टेबल बेबी में क्या किया जाता है, देन NICU में रखा जाता है उसे। फर्स्ट उसको रेडिएशन वार्मर से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है, रेडिएशन से हीट एक्सचेंज करता है ये। सेकेंड इंक्यूबेटर होता है जो कि क्लोज रहता है एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ हीट एक्सचेंज होता है कन्वेक्शन के थ्रू करता है ये। देन न्यूट्रिशन ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज़ है, तो न्यूट्रिशन जो है वो डिपेंड करता है गेस्टेशनल एज पे जो भी रिक्वायर्ड है वो। तो फर्स्ट लेस देन 28 वीक्स के लिए देखते हैं, तो अगर लेस देन 28 वीक्स का है बेबी तो एक्सट्रीम इमेच्योरिटी है उसमें, क्योंकि वेरी प्री टर्म बेबी है वो। एंड मिल्क फीड्स तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि GI सिस्टम उसका इमेच्योर है, तो इसलिए उसको TPN दिया जाता है, दैट इज़ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है एंड उसमें IV फ्लूइड्स दिया जाता है। फर्स्ट 48 आवर्स में उसको 10% डेक्सट्रोज देते हैं और उसके बाद आफ्टर 48 आवर्स यानी 2 दिन के बाद उसको आइसोलाइट पी देते हैं। अमाउंट कैसा होता है, डे 1 में 60 to 80 ml पर kg पर 24 आवर्स दिया जाता है। उसके बाद फिर इंक्रीज़ करते हैं 10 to 20 ml पर kg, और जब तक कि 150 ml पर kg पर 24 आवर्स नहीं पहुंच जाता तब तक के इंक्रीज़ करते जाते हैं। देन अगर ग्रेटर देन 28 वीक्स का बेबी है तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज आएंगी। फर्स्ट 28 to 32 वीक्स के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें प्रॉपर सकलिंग नहीं होती है, सिर्फ सकलिंग बर्स्ट होता है, यानी कि इसमें सकलिंग स्वालो और ब्रीथिंग वाली जो साइकिल है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन शो नहीं करती है, तो इसलिए एक्सप्रेस्ड मिल्क दिया जाता है, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क बेबी को। एंड इसलिए फिर एक्सप्रेस्ड मिल्क को भी नीजोगैस्ट्रिक ट्यूब से या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से देते हैं। एंड लेंथ ऑफ इंसर्शन क्या होता है इस ट्यूब का, पहले नोज़ से ईयर तक हम जाते हैं, ईयर लोब्यूल तक, एंड उसके बाद फिर मिड पॉइंट पे हम जाते हैं जिफिस्टर्नम एंड अम्बिलिकस के। तो पहले नोज़ से ईयर, देन द मिड पॉइंट बिटवीन जिफिस्टर्नम एंड अम्बिलिकस। देन सेकेंड 32 to 34 वीक्स का अगर बेबी है तो उसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, तो इसलिए एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क को पलादाई या फिर कटोरी स्पून से दिया जाता है।
देन थर्ड है, अगर ग्रेटर देन 34 वीक्स का बेबी है तो डायरेक्ट फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, क्योंकि इसमें गुड कोऑर्डिनेशन होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।